Example number 4.13. A circular coil of the 30 turns and the radius is 8 centimeter carrying a current of the 6 ampere is suspended vertically. ओके तो आपने एक सर्कुलर कॉइल ऐसी आपने रखी है एक वर्टिकली, ठीक है। उसके आपने रेडियस कितनी रखी हुई है, आपने रेडियस रखी हुई है 8 सेंटीमीटर। दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 30 टर्न्स, रेडियस दी रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके उसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² मीटर। देन आफ्टर करंट आई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6 एम्पियर। ओके इज सस्पेंड इन अ वर्टिकली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ओके this is a vertical, so that is a horizontal direction uniform magnetic field line is given B is equals to 1 Tesla. तो फील्ड लाइन से मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके वो एक 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो आप मान लीजिए कि आपको ये रिंग एक ऐसा एक तेरा दिया हुआ, ऐसा उसका एरिया वेक्टर है और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपकी रिंग ऐसी दे रखी है, ठीक है, थोड़ी बेंड करके आपको दे रखी है। तो उसकी भी इसका जो एंगल बन रही है वो एंगल कितना बन रही है, 60 डिग्री बन रही है। ओके तो वहाँ पे आपको एक काउंटर टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर टॉर्क और आपका जो टॉर्क लगेगा वो दोनों क्या लगेगा, सेमी लगेगा ना। टॉर्क और काउंटर टॉर्क दोनों सेमी होता है बट अपोजिट नेचर का होता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सेमी होती है। तो टाउ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे आपको एक एंटी टॉर्क फाइंड आउट करके ना है, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते थे, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है, NIAB साइन थीटा। ओके तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है, करंट की वैल्यू भी दे रखा है, बट एक की वैल्यू नहीं दे रखी। तो एक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे रेडियस दे रखी है और कोयल दे, तो कोयल का शेप क्या होता है, सर्कुलर। तो उसका एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए कि भाई आपका इक्वेशन बनेगा NI पाई आर स्क्वायर B साइन थीटा, और सभी की मैं वैल्यू रख देता हूँ। क्या भाई एन की वैल्यू आपको दे रखी है 30, करंट की वैल्यू दे रखी है 6 और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड B इज 1 टेस्ला एंड साइन यहाँ पे आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो साइन 60 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ साइन 60 डिग्री। ओके साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके तो 30 इंटू 6 इंटू 3.14, उसका 8 का स्क्वायर होगा 64, 10⁻² का स्क्वायर होगा 10⁻⁴, यहाँ पे 1 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके तो उसका आप आंसर फाइंड आउट कीजिए तो उसका आंसर आपको मिलेगा कि भाई टाउ इज इक्वल्स टू 3.13 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ये उसका यूनिट है। ओके और देन आफ्टर आपको बी क्या दे रखा है कि भाई विल योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन द वायर इज रिप्लेस्ड बाय द प्लेनर द कॉइल ऑफ द सेम इरेगुलर शेप। उसका एरिया आपका सेम है बट उसका शेप क्या है, इरेगुलर शेप है। तो वो शेप से डिपेंडेंट नहीं है, वो ओनली फॉर किससे डिपेंडेंट है, एरिया से ही डिपेंडेंट है। तो उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, उस पर भी टॉर्क कितना ही लगेगा, ठीक है। वो मीन्स का आपका जो टॉर्क है वो ओनली फॉर एरिया पे डिपेंडेंट है। अगर आपका एरिया मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अगर मीन्स का उसका कोई शेप से कोई मीन्स का डिपेंडेंट नहीं है, वो शेप तो आपका कोई भी हो सकता है, इरेगुलर शेप हो सकता है, ठीक है, बट आपका एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका टॉर्क भी क्या लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है। वो ओनली फॉर एरिया पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4.14, यहाँ से एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ओके देखिए इसमें क्या आपको दे रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल एक्स एंड वाई ऑफ द रेडियस इज 60 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मीन्स के जो एक्स वाली कॉइल है उसकी रेडियस आपको लार्ज दे रखी है, ठीक है। तो वो आपकी मीन्स के एक बिग आपके एक इसका कॉन्सेंट्रिक आपको दे रखी है ना। तो कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होगा, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। ओके वो एक कोई एक प्लेन में है, ठीक है। तो इन दोनों की एक्सिस ऐसे कोई एक एक्सिस है
और एक दोनों एक ही प्लेन में है, तो मैं यहाँ पे एक प्लेन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक ऐसा कोई एक प्लेन है, दिस इज अ वर्टिकल, ओके। और आपको मैं यहाँ पे मैं नाम भी दे सकता हूँ कि भाई दिस इज अ एक्स कॉइल एंड दिस इज अ वाई कॉइल, बिकॉज द रेडियस ऑफ एक्स कॉइल, तो आर एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 60 सेंटीमीटर, ओके। देन आफ्टर नंबर ऑफ देन इज अ लाइन इन द सेम वर्टिकल प्लेन इज कंटेनिंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ओके। तो आपको इसके मैं डायरेक्शन में इंडिकेट कर दूंगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एक इसके वर्टिकल प्लेन में है, ओके। The coil X has the 20 turns and the carrying a current is a 60 ammeter. The coil Y has the 25 turns and carries a current of the 18 ammeter. The sense of the current in X is anti-clockwise and the clockwise in the Y. Okay, वो आपको एक करंट की डायरेक्शन दे रखी है, anti-clockwise direction and clockwise direction. For an observation looking the coil is facing the west, to give the magnitude and the direction of the net magnetic field is due to the coils at their center. तो आपको एक सर्कुलर कोयल दे रखी है, तो सर्कुलर कोयल की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पे दो कोयल दे रखी है और दोनों का सेंटर सेम ही है, बट दोनों की रेडियस डिफरेंट है और दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफरेंट है और दोनों की करंट की डायरेक्शन भी डिफरेंट है और देन आपका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई एट दी सेंटर आपको नेट रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पे सर्कुलर रिंग कितनी अवेलेबल है, 2, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एट दी सेंटर वाला आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, क्या आएगा आपका इक्वेशन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करता हूँ एक्स के लिए। तो x के लिए आपको इसका करंट किस डायरेक्शन में दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ए हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज आई एक्स, ठीक है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आप इसका उसकी डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई उसकी डायरेक्शन देखिए वो क्या आएगी, वेस्टर्न डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, ओके। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से मैं ऐसे में लिख देता हूँ दिस इज अ वेस्ट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ BX, ये BX के लिए फाइंड आउट हुई है, ओके। तो मुझे BX फाइंड आउट करना है, ओके। तो BX का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको कि भाई BX इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स एन एक्स अपॉन 2RX। एक्स क्या है कि भाई एक्स ये आपका इसके रेडियस जितना डिस्टेंस अवेलेबल है वो एक रेडियस होती है ना, एक सर्कुलर रिंग की एक रेडियस होती है, ओके। तो म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम है, बट दूसरी क्वांटिटी का मैं यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि भाई आई एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 16 एम्पियर। देन आफ्टर एन एक्स मीन्स के एक्स रिंग की नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी है 20 एंड आर एक्स आपने लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो हम इसको 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगी, ओके। और सभी की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ओके। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और आई एक्स की वैल्यू 16 एंड एन एक्स इज 20 एंड 2 इंटू 0.16, ओके। तो इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, BX की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आएगी, दिस इक्वेशन नंबर 1, ओके। वैसे सेम मैनर पे आपको एक BY के लिए फाइंड आउट करना है कि भाई वाई मीन्स कि आपकी जो कॉइल है इसमें अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को घुमाया है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, मीन्स कि आपको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेशन करवानी है ना, ओके। तो क्लॉकवाइज के लिए मैं यहाँ पे एक्स में आपकी एक एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है, और क्लॉकवाइज है आपकी एक वाई में, ओके। तो क्लॉकवाइज भी इसका AC आएगी, दिस इज अ क्लॉकवाइज, दिस इज अ वाई, ठीक है, ओके। तो AC आपकी आएगी तो देखिए कि भाई कैसे होगा, यहाँ पे होगा एक मीन्स के ईस्ट की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से AC आएगी BY के लिए, ओके। तो BY के लिए आप पैरामीटर आप लिखिए कि भाई BY इज इक्वल टू उसका भी सेमी इक्वेशन बनने वाला है म्यू नॉट IY NY अपॉन 2RY। ये सभी का मैं यहाँ पे गिवन डेटा में लिख देता हूँ आर रिंग के आर वाई कॉइल के लिए, ठीक है। तो पहले तो उसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 0.10 मीटर हो जाएगी, ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको नंबर ऑफ टर्न्स एक वाई सर्कुलर कॉइल के लिए आपको दिया हुआ है 25 एंड देन आफ्टर उसका करंट IY इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 18 एम्पियर,
ओके, तो सभी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आपको फाइंड इसके इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देने के म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई वाई इज 18 एंड वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू आर वाई इंटू आप 0.10 लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसका आंसर आपको मिल रहा है 9 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 9 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला एक वाई एक्सिस के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है। ओके, कि भाई देखिए ये वाई में आपको क्या दे रखा था, एक थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है कि भाई आपको एक एक्स एक्सिस में एक करंट आपको दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपकी जो एक्स स्क्वायर है मैंने यहाँ पे करंट को मैं ड्रॉ कर लिया है एंटी क्लॉक मीन्स के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी होती है, ठीक है। तो ए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी एक्स के लिए और देन आफ्टर और दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स के एस के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है, तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। बट उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करनी है तो ऐसी हो जाएगी उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसकी क्लॉकवाइज करनी है तो ऐसी उसकी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ए हो गई बी एस के लिए और ए हो गई बी वाई के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई किसकी वैल्यू ज़्यादा है, बी वाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो नेट रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे मिलेगी, टूवर्ड द वेस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। ख्याल आया मेरे इसके साइन यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट करने में प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई एक्स के लिए मैंने क्या ले लिया था, एक्स के लिए आपको दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मैंने कंसिडर कर लिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो आपको नेट रिजल्टिंग फाइंड आउट करनी है बी इज इक्वल टू इसके लार्ज वैल्यू किसके है, ये बी वाई की, बी वाई माइनस आप बी एक्स कर सकते हो। तो बी वाई की वैल्यू 9 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, देन आफ्टर बी एक्स की 4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइंड आउट होगा 5 पाई इंटू 10⁻⁴, और पाई की आप वैल्यू पुट कीजिए तो बी इज इक्वल टू आपका आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻³ टेस्ला इज टूवर्ड द वेस्ट, टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ख्याल आया आपको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4.15। ओके, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस आई का 100 गॉस दे रखा है, 1 गॉस इज इक्वल टू होती है 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। इज रिक्वायर विच इज द यूनिफॉर्म द रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट द 10 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपको दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर। ओके, मैक्सिमम आपको करंट दे रखा है 15 एमीटर। Okay, and the number of the turns is a per unit length that can be the wound round a core is a mostly 1000 turns per meter. Number of turns पे आपको दे रखा है suggest some appropriate designs is the particular for the solenoid for the required the purpose assume the core is not ferromagnetic. ओके, तो आपको एक पर्टिकुलर उसका आपको एक डिज़ाइन करनी है कि सोलेनोइड की आपको डिज़ाइन करनी है, तो बट आपको एक मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो सभी आपको दे रखी है। कौन कौन सी मैक्सिमम, एक इसका आपको मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दे रखी है, 100 गॉस दे रखी है, ठीक है। बट 1 गॉस इज इक्वल टू होती है 10⁻⁴ टेस्ला, सो दैट 100 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आप लिख सकते हो। देन आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे रखे हैं, एन इज इक्वल टू 1000 टन पर मीटर्स। देन आफ्टर आपको दूसरा क्या दे रखा है, मैक्सिमम करंट आपको दे रखा है आई इज इक्वल टू 15 एमीटर। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई आपका सोलेनोइड का इक्वेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है। ओके, मैं एन आई को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, तो एन आई को आप सब्जेक्टिव बना दीजिए तो बी अपन म्यू नॉट हो जाएगी। तो बी की आप वैल्यू पुट कीजिए कि 100 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, देन आफ्टर म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कीजिए तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आएगी। ओके, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एन आई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 8000 एम्पियर पर मीटर इनवर्स। पर मीटर क्यों आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ के लिए आपको यहाँ पे मीटर इनवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आपने जो ए वाली मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए आपने वैल्यू पुट की 100 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो उसकी वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हुई, 8000 एम्पियर पर मीटर आपकी फाइंड आउट हुई। तो इसके लिए आप नंबर ऑफ टर्न्स कितना रखेंगे, उसकी लेंथ कितनी रखेंगे, ठीक है, और देना पे इसमें से आप कितना करंट ट्रांसफर करवाएंगे, वो सभी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए
मैंने क्या कर लिया, मैं पहले एक नंबर ऑफ टर्न्स में फाइंड आउट करता हूँ। तो पहले मैंने आई इज इक्वल टू मैंने 10 एम्पियर कंसिडर कर लिया। कितना? 10 एम्पियर। आप 50 एम्पियर से कम आप रख सकते हो, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आपने 10 एम्पियर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 800 बचा। ओके, तो 800 बचा। देन आफ्टर नंबर ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू मीन्स के एन की वैल्यू आपकी बची है 800 बची हुई है, ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू। ओके, देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्न्स एल, और आपको एक लेंथ कंसिडर करनी है। आप लेंथ 1 मीटर भी कंसिडर कर सकते हो, और आप छोटी भी लेंथ कंसिडर कर सकते हो, आप कोई भी लेंथ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो देन आफ्टर आप कोई भी लेंथ कंसिडर कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि भाई ये नंबर ऑफ टर्न्स है ना एन, तो एन इज इक्वल टू मैंने कंसिडर कोई भी कर लिया, ठीक है। ओके, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी कि भाई स्मॉल एन की वैल्यू आप इसके पुट कर सकते हो 400। ओके, और तो एल इज इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अगर आपको एन इज इक्वल टू 800 ही रखनी है, तो एल इज इक्वल टू आप क्या लीजिए? 1 मीटर ले सकते हो आप, एल इज इक्वल टू 1 मीटर ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए, करंट आपको कितना दे रखा था? 15 एम्पीयर, पर मैंने अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बनाने के लिए मेरा वैल्यू आ रही थी एन आई इज इक्वल टू 8000 होनी चाहिए। तो आई इज इक्वल टू मैंने 10 एम्पीयर पुट कर दिया, तो 10 आ गया। ओके, देन आपका नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कितना लिया? 400, पर 400 डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा? 0.5 करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 800 ही हो जाएगा। तो 800 इंटू 10 इज इक्वल टू 8000। देन आपने नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे में आपने कैसा लिया? ये आपका फर्स्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन हुआ, तीसरा दूसरा हुआ, तो आपको कोई एक ही लिखना है, ठीक है। ओके, तो मैंने अब एग्जांपल देने के लिए मैंने ऐसा लिखा। तो भाई एन टू इज इक्वल टू आपने 800 कर दिया, तो एल इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर कंसिडर करना पड़ेगा। ख्याल आया? तो ऐसे आप सभी के वैल्यू मीन्स के अप्रोप्रिएट डिज़ाइन आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपको क्या दे रखा था? मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दे रखा था, उसकी रिस्पेक्ट में आपको अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बनानी है कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी चाहिए? आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 100 गोस चाहिए, बट इसके लिए आप अप्रोप्रिएट इसके स्टूडेंट कितना आप बना सकते हो कि भाई कितनी आप रेडियस रखेंगे, कितनी आप लेंथ रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितना रखेंगे, ऐसे बहुत सारे आप अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। ओके, इसकी रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन मैंने आपको दी कि भाई फर्स्ट रिंग में आप 400 भी रख सकते हो और उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर रख सकते हो। तो दूसरी वाली रिंग में 800 नंबर ऑफ टर्न्स रखते हो और उसकी लेंथ आप 1 मीटर रख सकते हो। तो उसकी अप्रोप्रिएट डिज़ाइन करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो सकती है 100 इन कॉस फाइंड आउट हो सकती है, और 1 कॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होती है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 16। For a circular coil of a radius r and n turns is a carrying current I, the magnitude of the magnetic field at the point on its axis at the distance x from its the center is given by B. Okay, मैं B की मैं वैल्यू में यहाँ पे इक्वेशन में लिख देता हूँ कि भाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ऐसा इक्वेशन आपने कभी देखा होगा थियरी में, एक सर्कुलर रिंग के ऑन दी एक्सिस का वो इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए क्या दे रखा है कि भाई शो दैट दिस रिड्यूस्ड फैमिली इज द रिजल्ट फॉर द फील्ड इज द सेंटर ऑफ द कॉइल। ओके, तो सेंटर ऑफ द कॉइल तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू आप 0 पुट कर दीजिए ओ वाली इक्वेशन में, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, 1 इक्वेशन में आप एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 एस का बदले 0 r square is to 3/2, so that mu naught I r square n upon 2, यहाँ पे r square रेज टू 3/2 है, तो 2 इज अ कैंसल और यहाँ पे r क्यूब। ओके, तो सो दैट r स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ म्यू नॉट आई आर मीन्स के आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। दिस इज अ सर्कुलर रिंग की सेंटर का वो इक्वेशन आपका फाइंड आउट हो गया। सर्कुलर कॉइल आपको दे रखी है, ऐसी कोई एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है, उसकी सेंटर का मैग्नीफाइड का इक्वेशन क्या होता है? म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपको एन दे रखा है तो एन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ओके, देन अपने बी देखिए, बी में आपको क्या दे रखा है कि भाई कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल ऑफ इक्वल रेडियस r and number of turns is n and carrying equal the current in the same direction and separated by the distance r, so that field on the axis around the midpoint is between the coil uniform over the distance that is the smallest compared to r.
आपको डिस्टेंस एक स्मॉल रखना है कंपेयर टू आर की, ठीक है। एन इज द गिवन बाई थी बी इज इक्वल टू 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ऐसे आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि भाई आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। आपका रिजल्ट मिलना चाहिए 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको जो समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे एक फिगर में ड्रॉ करता हूँ। एक 2 सर्कुलर रिंग आपको ड्रॉ करनी है ऐसे पैरेलल, ठीक है। ओके, उसकी रेडियस भी कितनी दे रखी है आपको, आर उसकी रेडियस दे रखी है, और उसकी सेंटर से लेके इतनी सेंटर का डिस्टेंस भी आपको कितना दे रखा है, आर ही दे रखा है ना। तो उसका सेंटर का पॉइंट ए हुआ, सेंटर का पॉइंट, तो ए डिस्टेंस आपका कितना होगा, r/2 होगा। और ये रेडियस आपकी कितनी है, आर, ए भी आपकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस है, ठीक है। और दोनों की मिस के दोनों की जो करंट की डायरेक्शन होती है वो भी आपकी दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो दोनों की करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे आपने करंट की डायरेक्शन आपने कंसिडर कर लिया ऐसे, तो ऐसे आपने करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर लिया। ओके, देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई एक स्मॉल डिस्टेंस आपने कंसिडर किया, एक स्मॉल डिस्टेंस, पर वो स्मॉल डिस्टेंस कितना था कि भाई सेंटर से थोड़ा दूर था ऐसे। तो ए डिस्टेंस आपने कंसिडर किया हुआ है डी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है वो, डी डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस पे आपका गिवन पॉइंट पी है, वो गिवन पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और गिवन पॉइंट पी पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे कि भाई पहले तो यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस कितना होगा, r/2 + d होगा, ए फर्स्ट रिंग के लिए होगा, ठीक है, ए फर्स्ट रिंग के लिए होगा। ओके, तो मैं एक रिंग का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, और उसकी भी इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा r, तो उसकी सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होता है r/2। बट आपको क्या दे रखा है कि भाई सेंटर से थोड़ा दूर है, तो सेंटर से मैंने थोड़ा दूर रख दिया फर्स्ट रिंग से, तो ये डिस्टेंस हो गया r/2 + d, कितना हो जाएगा, r/2 + d। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, r/2 - d, r/2 - d। तो एक कौन सी डिस्टेंस है जो आपकी ऑन दी एक्सिस की x वाली डिस्टेंस है, तो x के बदले आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रिंग के लिए r/2 + d लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, r/2 - d लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको एक b1 और b2 का आपको मैग्नीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा कि भाई b = b1 + b2 होगा। वो दोनों को आपको ऐड कर देना है, ख्याल है, ये दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो दोनों की मीन्स के डायरेक्शन भी करंट की सेम है, और उसकी इसका डिस्टेंस भी आपको r दे रखा था। ओके, तो पहले तो मैं b1 का मैं इक्वेशन बनाता हूँ, एस वाली इक्वेशन से मैं बनाता हूँ। देखिए कि भाई b1 = म्यू नॉट आई r² × n ही होगा, अपॉन आप क्या लिखेंगे 2, और x के बदले आप क्या लिखने वाले हो, x के लिए बदले b1 के लिए r/2 + d लिखने वाले हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, r/2 + d का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, मीन्स का माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस r², क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस ही आएगा, और उसका मीन्स का ऑर्डर है 3/2। और ऐसा सेम इक्वेशन b2 के लिए मैं लिख देता हूँ, तो म्यू नॉट आई r² n अपॉन 2, बट यहाँ पे r/2 - d होगा, r/2 - d का स्क्वायर एंड प्लस r² 3/2। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई ए b1 और b2 की वैल्यू में यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। ये b = आपका इक्वेशन है ना, b1 + b2। तो पहले आप देखिए, आपको स्टेप कम करना है, इसलिए आपको देखिए कि भाई इन दोनों में से कॉमन क्या निकलने वाला है। देखिए यहाँ पे म्यू नॉट आई r² n/2 है, यहाँ पे भी क्या है, म्यू नॉट आई r² n/2। तो इन दोनों में से ए आपका क्या निकलने वाला है, कॉमन निकलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, म्यू नॉट आई r² n अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग एलिमेंट आप इनसाइड लिख दीजिए। ओके, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन r/2 + d² प्लस r² ऑल स्क्वायर रेज टू 3/2, एंड यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे 1/2 तो मीन्स के बाहर निकल गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, r/2 d का स्क्वायर एंड प्लस r² रेज टू 3/2। ओके, अब देखिए ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर का मैं इक्वेशन बना देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए म्यू नॉट आई r² n/2 आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² अपॉन 4 एंड प्लस 2ab, तो 2r/2 इंटू d, सो दैट 2rd हो जाएगी। ओके, तो 2rd मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 2rd। देखिए यहाँ पे देखिए कि भाई आपको इक्वेशन r/2 इंटू d इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इज कैंसल, सो दैट ओनली फॉर rd, तो यहाँ पे मैं rd लिख देता हूँ, rd, और प्लस यहाँ पे है
डी स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ऐसा सेम इक्वेशन आपका यहाँ पे बनने वाला है आर स्क्वायर रेस टू 4, बट यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस आर डी एंड प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, देखिए कि भाई यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4 है प्लस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर का आप एलसीएम कंसिडर कीजिए, तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5r स्क्वायर अपॉन 4 आप लिख सकते हो, 5r स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, देखिए कि भाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 1 अपॉन 5r स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस आर डी एंड प्लस डी स्क्वायर रेस टू 3/2 एंड प्लस 1 अपॉन 5r स्क्वायर अपॉन 4, बट यहाँ पे माइनस आर डी प्लस डी स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, तो ऐसा आपका इक्वेशन बना। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3/2 ऑर्डर है, बट उसको मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप -3/2 लिख सकते हो। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया कि भाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में डायरेक्ट में लिख देता हूँ 5r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर डी प्लस डी स्क्वायर रेस टू -3/2 प्लस यहाँ पे 5r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर डी प्लस डी स्क्वायर रेस टू -3/2, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। देन आपने मैंने क्या किया कि भाई इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या लेना है, इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है 5r स्क्वायर अपॉन 4 को, 5r स्क्वायर अपॉन 4 को मुझे कॉमन लेना है इन दोनों में से। तो आप कैसे ले सकते हो, देखिए कि भाई 5r स्क्वायर अपॉन 4 रेस टू मुझे -3/2 को कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ पे मैं कॉमन लिख देता हूँ। देखिए देन आपको समझाता हूँ मैं कि भाई 5r स्क्वायर अपॉन 4 -3/2, तो यहाँ पे देखिए कि भाई ये तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 1, और यहाँ पे आर डी है, तो आर डी डिवाइड बाई आप क्या करेंगे, आर डी डिवाइड बाई आपको 5r स्क्वायर अपॉन 4 करनी है, 5r स्क्वायर अपॉन 4 करनी है, और यहाँ पे भी आपको क्या करनी है कि भाई डी स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर अपॉन आपको 4 करनी है। ठीक है, आपने क्या किया कि भाई 5r स्क्वायर को मिस के डिवाइड कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। देखिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में मिस के बाहर ही रख दिया कॉमन। ठीक है, और ए वाली पूरी की पूरी स्टेप को आपने 5r स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया, तो ए वाली फर्स्ट वाली स्टेप से आप डिवाइड कीजिए 5r स्क्वायर अपॉन 4, तो ये तो 1 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी, तो आर डी अपन आपने क्या लिख दिया 5r स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन भी आपने क्या लिख दिया 5r स्क्वायर अपॉन 4 लिख दिया। तो ऐसे से हम यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 और माइनस आर डी अपन आप क्या लिख सकते हो 5r स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर अपॉन पे आप क्या लिख सकते हो 5r स्क्वायर अपॉन 4, और उसका ऑर्डर क्या है -3/2 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए इज इक्वल्स टू आएगा, सभी में इक्वल्स टू आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 5r स्क्वायर अपॉन 4 रेस टू -3/2, यहाँ पे 1 प्लस और आर डी, तो देखिए आर आर इज कैंसल एंड 4 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4/5 डी अपॉन आर एंड प्लस यहाँ पे 4/5 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेस टू -3/2 एंड प्लस 1 माइनस 4/5 डी अपॉन आर एंड प्लस 4/5 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेस टू -3/2। ओके, और यहाँ पे आपने जो डी डिस्टेंस रखा, ये जो डी डिस्टेंस है वो आर से कितना है, बहुत स्मॉल है, आर से वो कितना है, बहुत स्मॉल है, तो आपको यहाँ पे एक इसका कंडीशन भी अप्लाई करनी है कि भाई डी इज लेस देन आर। तो यहाँ पे ए देखिए कि भाई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो बहुत छोटी मिसके आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपका डी कितना है, बहुत स्मॉल है। आप मानिए कि भाई आपका डी मिसके 0.1 है और आपका आर है 100, तो 0.001 हो गया, तो और उसका आप स्क्वायर कीजिए तो बहुत आपकी स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एडिशन में ही इसलिए आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को आपको क्या करना है, इज निगलेक्ट। ओके, तो आप निगलेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका इक्वेशन बनेगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर आर एन अपॉन 2 5r स्क्वायर अपॉन 4 रेस टू -3/2, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 प्लस 4/5 अपॉन डी अपॉन आर रेस टू -3/2 प्लस 1 माइनस 4/5 डी अपॉन आर रेस टू -3/2। देन आप यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, बायोनोमियल थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो वहाँ पे बायोनोमिनल थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो कि -3/2 है उसको आपको यहाँ पे फ्रंट में मल्टीप्लाई करके लिख देना है और ये -3/2 को आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, मैं यहाँ पे बायोनोमिनल थ्योरम में यूज़ करता हूँ। μ0I r² n/2 5r² -3/2 रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -3/2 इंटू 4/5 d/r एन प्लस 1 -3/2 4/5 d/r। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए कि भाई ये 3/2 4/5 है तो ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 × 2 = 6, तो 1 - 6/5 dr और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 6/5 dr। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ μ0 NIr² अपॉन 2r³ अपॉन 2, यहाँ पे क्या था 2 था इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही लिखता हूँ, और देन आफ्टर यहाँ पे 5r² अपॉन 4 -3/2। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 - 6d/5r एंड 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6d/5r बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा इन्वर्स, तो μ0 NIr² अपॉन 2 उसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ तो 4/5r² रेस टू 3/2 हो जाएगा। ओके, देन आपने यहाँ पे क्या होगा कि भाई उसको मैं सेपरेट दे देता हूँ तो 1 - 6d/5r प्लस 1 प्लस 6d/5r, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 1 + 1 = 2 होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए कि भाई ये में 3/2 है ना। ओके, तो ये 3/2 r² के लिए मैं हटाना चाहता हूँ, तो देखिए μ0 NI² अपॉन 2 यहाँ पे r², तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि भाई r² रेस टू 3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा r³ आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड में r³ लिख दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 4/5 रेस टू 3/2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे r² अपॉन r³ है तो ये r² कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली फॉर r ही बचेगा। ओके, तो μ0 NI अपॉन r। ठीक है, ओके, μ0 NI अपॉन r और यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया और 4/5 रेस टू 3/2। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए 4/5 रेस टू 3/2 की, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी 0.72 μ0 NI अपॉन r। ठीक है, तो ये आपका मिस्टेक गिवन एप्रोप्रिएट आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, बी की वैल्यू। ठीक है, कैसे फाइंड आउट की देखिए, पहले तो आपने दोनों सर्कुलर रिंग कंसीडर की, r रेडियस की, उसके बीच का डिस्टेंस भी r था। आपको क्या बोला था कि भाई सेंटर से थोड़ा अवे रखना है, तो मैंने d डिस्टेंस इतना अवे रख दिया, तो a वाली रिंग के लिए इतना डिस्टेंस क्या हो गया r/2 + d, a वाली रिंग के लिए r/2 - d। तो यहाँ पे जो x के बदले आपको r/2 + d लिखना है और r/2 - d लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा μ0 I r² n/2 मैंने कॉमन ले लिया, वो रिमेनिंग एलिमेंट मैंने लिख दिया। देन आपने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का मैंने इक्वेशन स्प्लिट करके मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे देन आपका r²/4 है और r² है तो उसका हो जाएगा 5r²/4, ऐसे मैंने लिख दिया, और उसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो आप मल्टीप्लाई में लिख दिया ऐसे। ठीक है, ओके, देन आपने क्या किया कि भाई 5r²/4 को मैंने कॉमन ले लिया ऐसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसकी डिवाइड में इसका सेपरेट इंडिविजुअली सभी 6 टर्म में मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे। ओके, देन आफ्टर जो आपकी रिमेनिंग टर्म थी इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई d इज लेस देन इज वेरी r। ओके, सो दैट d² इज निकलेट, तो a वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो बाकी की रिमेनिंग एलिमेंट मैंने लिख दिया, और -3/2 है तो ये बायनोमियल थ्योरम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई उसका मैंने इन्वर्स कर दिया, तो 4/5² 3/2 आप लिख सकते हो, और यहाँ पे r² रेस टू 3/2 1 है तो 2 2 इज कैंसिल, सो दैट r³, तो r³ और यहाँ पे r² और उसकी वैल्यू होगी 2, तो 2 2 इज कैंसिल, सो दैट μ0 NI अपॉन r 4/5 रेस टू 3/2, तो उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 0.72 फाइंड आउट होगी। ओके।